सचिन फिर भी मासूमियत के साथ नाटक कर रहा था। वो मयूरी से पूछ रहा था कि क्या उसे उस पर विश्वास है या नहीं। मयूरी भी असमंजस में पड़ गई थी कि अब वो उसको क्या कहे। अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड नंबर 18 में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी जिद्दी बिलेनियर। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई कहानी और भी जल्द ही शुरू होने वाली है। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 18 में मैं मनदीप फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी जिद्दी बिलेनियर। तभी मयूरी ने स्पाट आवाज में कहा, हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। सचिन को राहत मिली, लेकिन मयूरी के अगले शब्दों ने उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी। मयूरी ने स्पाट लहजों में आगे कहा, अगर तुम सच में मेरे सचिन भाई हो तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग फ्लैट ढूंढ दूंगी। तुम्हें यहां से जाना होगा। उसकी बात सुनकर सचिन अवाक रह गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या तुम अपने भाई को घर से निकाल रही हो? आगे से मयूरी ने दृढ़ता से कहा, सचिन भाई, कुछ बातें कही नहीं जाती, बात समझी जाती है। मैं सिद्धार्थ की वाइफ हूं और उससे बहुत प्यार करती हूँ। हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। 3 साल पहले जो हुआ ये सब अब हो रहा है। हमें अपनी लिमिट बतानी पड़ेगी। मैं तुम्हें भाई मानती हूँ और हमेशा मानूंगी, लेकिन अब हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। उसकी बात सुनकर सचिन की आंखों में दर्द तैर गया। वो समझ गया कि मयूरी ने सब कुछ भांप लिया है। उसका प्यार, उसकी जलन और 3 साल पहले की वो घटनाएं जो उनके रिश्ते की नींव थी। उसने शतरंज की ये बाजी हार दी है और सिद्धार्थ ने क्वीन को जीत लिया। मयूरी अब और अनुमानों के साथ खेल को उलझाना नहीं चाहती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने सामने खड़े व्यक्ति की आंखों में देखकर स्पष्ट शब्दों में कहा, सचिन, तुम्हें यहां से जाना होगा। हम दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे मिल सकते हो, लेकिन एक अजनबी की तरह। अब मैं हमारे रिश्तों को इस तरह देखती हूँ। सचिन सन रह गया। उसके सामने खड़ी ये लड़की, जिसे वो बचपन से जानता था, अचानक इतनी दूर और अपरिचित कैसे हो गई? वो इतने सीधी और कठोर बन गई। उसने हताशा में पूछा, मयूरी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मयूरी ने बिना किसी अपराध बोध के जवाब देकर कहा, मैंने जो कहना था कह दिया। और वो कहकर कमरे की तरफ मुड़ गई। तभी सचिन ने उसके पीछे से चिल्लाकर कहा, मयूरी, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन मयूरी ने उसकी आंखें अपनी बंद कर ली। दरवाजा बंद कर दिया। वो थक चुकी थी इन रिश्तों से और इस नाटक से। उसने कपड़े बदले और बिना खाना खाए घर से निकल गई। उसे सुकून की जरूरत थी और वह सुकून उसे सिर्फ एक जगह मिल सकता था, सिद्धार्थ के पास। वहीं गुलेरिया किंग की बिल्डिंग में सिद्धार्थ के ऑफिस पहुंची, लेकिन असिस्टेंट चेतन ने उसे बताया कि सिद्धार्थ साइट इंस्पेक्शन के लिए गए हैं। मयूरी ने उसके केबिन में इंतजार करने का फैसला किया। समय बीतता गया। ऊब कर वो सिद्धार्थ के पर्सनल लाउंज में चली गई। वहां का माहौल शांत था। उसने जूते उतारे और उसके बिस्तर पर लेट गई। तकिए और कंबल में सिद्धार्थ की वही जानी पहचानी मर्दाना खुशबू आ रही थी, तो उसको ताजगी और सुरक्षा का एहसास करवा रही थी। मयूरी ने करवट ली और अपनी कॉलर बोन के नीचे देखा। वहां एक हल्का सा निशान था, कल रात का एक लव बाइट। उसे देखते ही मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन दिल से एक मीठी सी टीस उठी। वो सिद्धार्थ को याद दिला रही थी, बड़ी शिद्दत से। उसने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया और उसकी खुशबू में लिपटी हुई नींद के आगोश में चली गई। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। सिद्धार्थ अंदर आ गया था। उसने अपना कोट उतारा और नाइट स्टैंड पर रख दिया। उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। वहां मयूरी सो रही थी, गुलाबी वुलन स्वेटर में लिपटी। वो किसी छोटी सी पोटली जैसी लग रही थी। बेड साइड लैंप की गोल्डन रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। उसकी सारी थकान, सारी नाराजगी पल भर में हवा हो गई। तभी मयूरी की नाक फड़फड़ाने लगी। खाने की भीनी भीनी खुशबू ने उसे नींद से जगा दिया। उसने आंखें खोली तो देखा, सिद्धार्थ बिस्तर के किनारे पर बैठा उसे देख रहा है। मेज पर गर्मा गर्म खाने की थाली सजी थी और सूप और चावल। सिद्धार्थ ने उसे उठने में मदद की और उसकी पीठ के पीछे तकिया लगाकर कहा, तुम जाग गई? उसने मुस्कुराकर उसकी नाक को हल्के से दबाया और आगे कहा, खाना अभी आया है। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें जगाना पड़ेगा, लेकिन तुम तो एक भूखी बिल्ली की तरह खुशबू से ही जाग गई। सिद्धार्थ ने सिर्फ सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहनी थी। वो नहाकर आया था और ताजा और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। मयूरी उसे बस देखती रह गई। ये वो सिद्धार्थ नहीं था जो कल गुस्से में था। ये उसका हस्बैंड था जो उसकी परवाह करता था। तभी सिद्धार्थ ने झुककर उसे एक शरारती मुस्कान के साथ देखकर पूछा, क्या हुआ हनी, कहीं दर्द हो रहा है क्या?
मयूरी को पुरानी बातें याद आ गई। उसने नखरे से उसे एक हल्का सा मुक्का मारकर कहा, पूरे हफ्ते मुझसे बात नहीं की, नखरे दिखाए और अब इतना प्यार, तुम बहुत बुरे हो। सिद्धार्थ हंस पड़ा। उसने हंसकर कहा, बुरा? हनी, ये मेरा शरीर है, और इस हफ्ते जो हुआ, क्या उसमें मेरी गलती थी? तुम्हारा और सचिन का रिश्ता अस्पष्ट था। इस कहानी में सबसे निर्दोष तो मैं हूं। उसकी बात सुनकर मेरी निरुत्तर हो गई। निर्दोष? यह आदमी कितना शातिर था। उसने एक चाल चली और सब कुछ अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन मयूरी बहस नहीं करना चाहती थी। उसे भूख लगी थी। उसने चावल की तरफ इशारा करके कहा, मुझे खाना है। तभी सिद्धार्थ ने सूप का कटोरा उठाकर कहा, ठीक है, पहले सूप पियो, ये सेहत के लिए अच्छा है। यह कहकर वो उसे एक बच्चे की तरह खिलाने लगा। उसने वो बड़ी सावधानी से खिलाया, और जब मयूरी का पेट भर गया तो उसने संतुष्टि में अपना हाथ पेट पर रख लिया। तभी सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठाकर कहा, चलो अब सोने की तैयारी करें। ये कहकर वो मयूरी के बाथरूम की तरफ ले गया। ब्रश करते समय मयूरी ने आईने में अपनी गर्दन पर वो लाल निशान देखा और शर्मा गई। सिद्धार्थ उसके पीछे खड़ा मुस्कुराता रहा। उसकी निगाहें मयूरी के प्रतिबिंब पर जमी थी। मुंह पर टूथपेस्ट का झाग लगाए वो बड़ी प्यारी लग रही थी। वापस बिस्तर पर आकर मयूरी सिद्धार्थ की बाहों में समा गई। उसने धीरे से पूछा, सिद्धार्थ, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? आगे से सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगली बार बस मेरी बात सुनना। वहीं माहौल रुमानी हो गया। मयूर ने उसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया। कंबल ओढ़ाते रहा, सो जाओ, तुम्हारे पास अभी भी एनर्जी बची है। अगर ज्यादा शरारत की तो मैं रुकूंगा नहीं। इसके बाद वो एक दूसरे की बाहों में सो गई। अगली सुबह मयूरी की नींद फोन की घंटी से खुली। वो सिद्धार्थ की बाहों में कैद थी। उसने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। तभी सिद्धार्थ ने नींद में ही उससे पूछा, कौन है? आगे से मयूरी ने फुसफुसा कर कहा, राहुल। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से राहुल की गंभीर आवाज आई, मयूरी, मुझे सबूत मिल गए हैं। उस लड़की ने कबूल कर लिया है कि कविशा के ऑर्डर पर वो तस्वीरें इंटरनेट पर डाली थी। उसने ये भी बताया कि कैसे उसे गुंडों का इस्तेमाल करने को कहा गया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसकी बात सुनकर मयूरी की नींद उड़ गई। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यह मौका था। उसने तुरंत राहुल से कहा, राहुल, मुझे वो रिकॉर्डिंग चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक प्लानिंग है। हमें 3 साल पहले की सच्चाई भी पता करनी होगी। मयूरी ने अपनी प्लानिंग राहुल को समझाई। राहुल मान गया। जैसे ही मयूरी ने फोन रखा, सिद्धार्थ ने उसे और कसकर अपनी तरफ खींचकर कहा, सुबह सुबह दूसरे मर्दों से बात करना बंद करो। और उसने फोन छीनकर एक तरफ रख दिया। मयूरी ने विरोध करके कहा, सिद्धार्थ, ये जरूरी था। राहुल और सचिन ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर वो मुझे फॉलो करते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? आगे से सिद्धार्थ ने उसे बिस्तर पर दबाकर कहा, गलती? अगर तुमने किसी और मर्द को अपने करीब आने दिया तो मैं उन्हें मार डालूंगा, और फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हंसकर कहा, तुम बहुत नैरो माइंडेड हो। तभी सिद्धार्थ ने उसके होठों को चूम कर कहा, हाँ हूं, मैं एक सुनिश्चित करता हूं कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी न सको। वैसे कुछ देर मस्ती कर रही। उसी दोपहर एक पर्सनल बोट क्लब में कविशा बेचैन थी। मयूरी ने उसे मिलने बुलाया था और दावा किया कि उसके पास सबूत है। जब मयूरी पहुंची तो कविशा ने तुरंत उससे पूछा, रिकॉर्डिंग कहाँ है? मयूरी, तुम राहुल को बीच में क्यों ला रही हो? मयूरी ने शांति से कहा, क्योंकि मैं उसे सच बताना चाहती हूँ। यह कहकर उसने रिकॉर्डिंग पेन मेज पर रख दिया। कविशा ने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन मयूरी ने उसको रोक कर कहा, नहीं, पहले मुझे सच बताओ। 3 साल पहले उस पार्टी में क्या हुआ था? मैं पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर कविशा ने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि वो सुरक्षित है। उसने गहरी सांस ली और कबूल करना शुरू किया। कविशा ने घमंड के साथ कहा, ठीक है, सुन लो। 3 साल पहले माँ ने सचिन की पार्टी में एक नौकरानी को रिश्वत दी। उसने तुम्हारी शराब में नशीली दवा मिलाई थी। प्लान ये था कि तुम बेहोश हो जाओ और किसी गंदे आदमी के हाथों तुम्हारी इज्जत लुट जाए, ताकि राहुल तुम्हें छोड़ दे। लेकिन तुम गलती से सचिन के कमरे में चली गई। सचिन के कमरे में पहले से ही कैमरे लगे थे। माँ ने वो तस्वीरें ली और उन्हें अपने पास रखा। मेरी ये एक बेहतरीन जाल था, लेकिन तुम किस्मत वाली निकली कि तुम्हें सिद्धार्थ मिल गया। मयूरी चुपचाप सुन रही थी। उसने ठंडे स्वर में उससे पूछा, तो तुम मानती हो कि तुमने और तुम्हारी माँ ने सब कुछ बर्बाद करने की साजिश रची थी? आगे से कविशा ने हंसकर कहा, हाँ, और राहुल, वो तो बेवकूफ है।
मुझे उसका पैसा और उसका रुतबा चाहिए। गरीबी का मतलब है कोई इज्जत नहीं। मैं गरीबी से नफरत करती हूँ। राहुल सिर्फ एक सीढ़ी है। मैंने उस पार्क में राहुल की जान बचाने का नाटक किया। माथे पर नकली निशान बनाया ताकि वो खुद को मेरा कर्जदार समझे। मैंने उसे तुमसे दूर किया। ये सब मेरा प्लान था। तभी मयूरी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना कॉफी कप उठाकर कहा, कविशा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी बात सुनकर कविशा ने उलझन में पूछा, क्या मतलब? कविशा की मुस्कान फीकी पड़ गई। तभी मयूरी ने अपनी नजरें घुमाई और सोफे के पीछे खड़े एक साई की तरफ देखकर कहा, राहुल, क्या तुमने सब सुन लिया? राहुल का नाम सुनते ही कविशा का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। वो झटके से मुड़ी। वहां राहुल खड़ा था, स्तब्ध, क्रोधित और पूरी तरह टूटा हुआ। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उमड़ रहा था। जिस औरत के लिए उसने मयूरी को छोड़ा, जिस पर उसने सब कुछ लुटा दिया, वो असल में एक नागिन थी। राहुल ने गुस्से में झुंझलाकर कहा, तुम? राहुल की आवाज कांप रही थी। उसने कविशा के सामने आते ही उससे कहा, तुमने ये सब पैसे के लिए किया। ये एक्सीडेंट, वो प्यार और सब कुछ ये झूठ था। उसकी बात सुनते ही कविशा उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, नहीं राहुल, मैं समझा सकती हूँ ये सच नहीं है। लेकिन मयूरी जानती थी कि खेल खत्म हो चुका है। उसने अपना बैग उठाया और खड़ी हो गई। उसने वहां से निकलने से पहले राहुल से कहा, राहुल, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तुम्हें सच मिल गया। अब ये तुम्हारे और इसके बीच का मामला है। ये कहकर मयूरी शान से बाहर निकल गई। जब वो बाहर आई तो ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसे सुकून महसूस हो रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंदर से राहुल के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद राहुल भी उस कमरे से बाहर निकल आया और मयूरी ने कविशा के बारे में पूछताछ करके कहा, मुझे लगता है कि अतीत का हम तीनों पर असर पड़ा। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैंने तुमसे उसे सजा देने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उसे सब कुछ छीनकर और उसके पास लौटाने का कोई घर न छोड़कर ही वो अपनी असली रंग दिखाएगी। उसकी बात सुनकर राहुल स्तब्ध रह गया। उसने आगे कहा, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम उसकी बातों पर विश्वास हो रहा है। मयूरी ने शांति से जवाब देकर कहा, हाँ, मुझे विश्वास हो रहा है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो तथ्यों को छिपा रही हो सकती है, या शायद वो जानती है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तुमने उसे ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी असंभव है। वो निश्चित रूप से उस व्यक्ति से संपर्क करेगी। किसी को उस पर नजर रखने का ऑर्डर दे और वो तुम्हें बहुत जल्दी अपना जवाब मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर राहुल का मन प्रशंसा से भर गया। वो लड़की जो कभी उसे प्यार करती थी अब बड़ी हो गई थी, पहले से कहीं ज्यादा समझदार और आकर्षक। राहुल ने उससे कहा, जब वो समय आएगा तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। आगे से मयूरी ने बाएं तरफ मुड़कर कहा, ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। लेकिन तभी राहुल ने एक ठंडी आह भरी। उसको आवाज दी, मयूरी। उसने अचानक उसकी पतली कलाई थाम ली। उसके दिल में कहने को बहुत कुछ था। दर्द का सैलाब उमड़ रहा था। मयूरी ने अपनी कलाई को देखकर कहा, सियो राहुल। राहुल की पकड़ के कारण उसकी कलाई पर नीले निशान उभरने लगे थे, जिसे देखते ही मयूरी ने उससे कहा, सियो राहुल, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं अब किसी और की वाइफ हूँ। मयूरी ने एक सफेद ड्रेस पहनी थी जिसकी लंबी आस्तीनें हवा में लहरा रही थी। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया और बिना पीछे मुड़े चली गई। राहुल उसे जाते हुए देखता रह गया। उसने खुद को समझाते हुए कहा, वो अब सिद्धार्थ की है। मैं बस उसे दूर से खुश और सुरक्षित देखना चाहता हूँ। तभी राहुल की नजर पास खड़ी कविशा पर पड़ी। कविशा घबराई नजरों से उसको देख रही थी। उसने राहुल को फंसाने के लिए द्वारा के नाटक के द्वारा कहा, राहुल, ये सब मयूरी ने मुझे फंसाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर राहुल ने एक ठंडी हंसी हंसकर कहा, सच्चा प्यार? मेरे पैसे से या मेरे पापा के रुतबे से? कविशा, मैंने तुम्हें तुम्हारी जवानी के 4 साल बदले के बड़ी रकम देने की सोची थी, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकती। इस बच्चे को लेकर मेरी नजर से दूर हो जाओ। आगे से कविशा ने चिल्लाकर कहा, यह तुम्हारा खून है, तुम इसे कैसे ठुकरा सकते हो? राहुल ने निर्ममता से कहा, मेरी और भी संतानें हो सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी धोखेबाज औरत को अपने बच्चे का मां नहीं बनने दूंगा। अगर तुम इसे जन्म देना चाहती हो तो, लेकिन मैं इसे एक पैसा नहीं दूंगा।
ये कहकर राहुल वहां से चला गया। कविशा अपना चेहरा हाथों में छिपाकर रोने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि अब क्या खत्म हो गया है। नहीं, उसके पास अभी भी एक आखिरी पत्ता बाकी था, राहुल की माँ। वहीं उधर दोपहर में मयूरी को अपनी माँ का फोन आया। माँ बड़ी गुस्से में थी। उसकी माँ ने उससे कहा, मयूरी, तुम्हारी और सचिन के बीच आखिर क्या हुआ है? सचिन कह रहा है कि वो शहर छोड़कर जा रहा है क्योंकि तुमने उससे कहा। दादी ये सुनकर परेशान हो रही है। तभी फोन दादी ने छीन लिया। उसने मयूरी से कहा, मयूरी, सचिन हमारा रिश्तेदार है, शहर छोड़ रहा है, तुमने उसे कैसे जाने दिया? मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी पीछे से सचिन की आवाज आई, दादी मयूरी को परेशान मत करो, ये मेरी गलती है, मैं आप दोनों से मिलने आता रहूंगा। उसकी आवाज सुनते ही मयूरी ने मन ही मन में कहा, ओह, तो ये सचिन का नया नाटक है। वो दादी की बीमारी का इस्तेमाल कर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए कह रहा है। मयूरी ने मन ही मन में उसे कोसा। तभी उसको उसकी माँ की घबराई हुई आवाज आई, मयूरी, दादी बेहोश हो गई है, जल्दी आओ। मयूरी का दिल धक से रह गया। उसने फोन रखा और तुरंत सिद्धार्थ को मैसेज किया, सिद्धार्थ, सचिन दादी का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इसे संभालूंगी, मुझ पर भरोसा रखना। सिद्धार्थ का तुरंत जवाब आया, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मयूरी सीधा घर गई। उसने उस दिन दादी को संभाला। अगले दिन मयूरी कॉलेज गई। जिस क्लास के समय उसके क्लासमेट ने उसे बुलाकर कहा, मयूरी जिम क्लास चलो। लेकिन आगे से मयूरी ने मना करके कहा, नहीं मैं जिम क्लास नहीं आऊंगी, सचिन इंस्ट्रक्टर है और मैं उसे दूरी बनाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी क्लासमेट चली गई। मयूरी वापस क्लास की तरफ जाने लगी, लेकिन रास्ते में दो बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक कर कहा, मैडम, आप यहां से नहीं जा सकती। आगे से मयूरी ने विरोध करके कहा, क्यों, ये मेरी क्लास का रास्ता है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, एक गलियारे में एक लड़का एक लड़की को दीवार से सटाकर घूम रहा था। वो लड़का सचिन था और लड़की उसकी अपनी पुरानी दोस्त सगुन थी। उनको देखते ही मयूरी के मुंह से निकल गया, सगुन, सचिन। सचिन को देखा और उसने मुस्कुराया, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मयूरी को देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे मयूरी तुम, मैं और सगुन डेट कर रहे हैं। सगुन शर्मा कर सचिन के सीने लग गई। उसने शर्मा कर कहा, मयूरी मुझे पता है कि तुम हैरान हो, लेकिन मुझे सचिन से बहुत पहले प्यार था। क्या तुम हमारे लिए खुश नहीं हो? उसकी बात सुनकर मयूरी सन रह गई। सचिन उसकी भोली भाली दोस्त का इस्तेमाल कर रहा था। उसने फुसफुसा कर कहा, सचिन, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? लेकिन सचिन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं सगुन अपनी धुन में मस्त थी। उसको पता ही नहीं चल रहा था। मयूरी वहां से पैर पटक कर चली गई। दोपहर में सगुन ने मयूरी को मैसेज किया, मयूरी, प्लीज रूम 302 में कपड़े ले आओ। मयूरी को शक हुआ। वो कपड़े लेकर रूम 302 में पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसे एक अजीब सी गंध आई। कमरे में सगुन रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। वो सचिन के जैकेट में लिपटी थी। सचिन वहां खड़ा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। सगुन ने रोकर कहा, मयूरी कपड़े दे दो। उसने मयूरी से कपड़े लिए और एक कोने में छिप गई। तभी मयूरी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सचिन, तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? सगुन निर्दोष है। सचिन ने हंसकर उसके गाल को छूने की कोशिश करके कहा, मयूरी, अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैं किसी और के साथ ही रहूंगा ही। तभी मयूरी ने उसका हाथ झटक कर कहा, दफा हो जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। लेकिन सचिन ने उसे दीवार से सटा दिया। उसको ऐसे करीब आता देखकर कहा, नफरत? सच में? क्या तुम्हें लगता है कि सगुन को यह जानकर अच्छा लगेगा कि उसकी दोस्त उसके बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है? आगे से मयूरी ने गुस्से में झुंझला कर कहा, बेशर्म। उसने उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सचिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। सचिन ने उसके कान में कहा, मयूरी, तुम पहले से शादीशुदा हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो आज रात होटल में आ सकती हो। अगर तुम आओगी तो मैं सगुन को छोड़ दूंगा। मयूरी को उससे घिन आ रही थी। उसने नफरत भरे स्वर में कहा, सपना देख रहे हो तुम। तभी सचिन ने जाने के लिए मुड़कर कहा, ठीक है, वैसे मुझे याद नहीं कि मैंने प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया है नहीं, शायद सगुन प्रेग्नेंट ना हो जाए। उसकी बात सुनकर मयूरी घबराकर उसे रोक कर बोली, रुको, अगर मैं आऊं तो तुम सगुन से रिश्ता तोड़ दोगे? आगे से सचिन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। तभी सगुन बाहर आई। उसको देखते ही सचिन ने उससे कहा, चलो चलते हैं सगुन।
लेकिन जाने से पहले उसने मयूरी को एक ऐसी तिरछी नजर दी जिसका मतलब था कि मैं इंतजार करूंगा। जब वो जाने लगे तो मयूरी ने उससे कहा, रुको। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। सचिन की आवाज गूंजी, बेशक मैं रिश्ता तोड़ दूंगा, मैं प्रोडक्शन के बारे में नहीं जानता। उन दोनों की पूरी बात रिकॉर्डिंग में थी, जिसको सुनते ही सगुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि सचिन उसे धोखा दे रहा था। वो रोते हुए वहां से भाग गई। वहीं सचिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मयूरी। वो उसी की तरफ लपका। मयूरी जानती थी कि उसे भागना होगा। वो दौड़ी और सचिन उसके पीछे। वो एक चैंपियन धावक था और मयूरी को उसके कदमों की आवाज करीब आती हुई सुनाई दे रही थी। एक मोड़ पर वो किसी से टकरा गई। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, मयूरी। मयूरी ने सिर उठाकर देखा, वो राहुल था। सचिन भी राहुल को देखते ही वहीं रुक गया। उसने उसकी तरफ देखकर पूछा, राहुल तुम यहाँ? आगे से राहुल ने मुस्कुराकर कहा, सचिन बहुत समय हो गया, मुझे नहीं पता था कि तुम मयूरी को पसंद करते हो। सचिन की आंखों में ठंडक थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, और तुमने उस नागिन कविशा को चुना। खैर मयूरी अब मिसेस सिद्धार्थ गुलेरिया है। तभी राहुल ने गंभीरता से कहा, राहुल, मयूरी के साथ जबरदस्ती मत करो, कम से कम मेरी मौजूदगी में तो नहीं। उसकी बात सुनकर सचिन वहां से चला गया। उसके जाते ही मयूरी ने राहत की सांस लेकर कहा, राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे से राहुल ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं मेरी कजिन बहन शिनाया के लिए यहाँ आया था, और हाँ, कविशा के बारे में खबर है। वो मेरी माँ के पास गई थी। वो प्रेग्नेंट है और माँ उसे घर पर रखना चाहती है। मयूरी समझ गई कविशा ने अपना आखिरी दांव चल दिया था। इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं, शायद सचिन ही था। तभी राहुल ने अपना कोट उतारकर मयूरी को पहनाकर कहा, मयूरी बाहर बारिश हो रही है, सर्दी मत लगा लेना। लेकिन मयूरी ने कोट उसे वापस करके कहा, नहीं थैंक यू, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो बारिश में भीग गई। रास्ते में उसने दो महिलाओं को झगड़ते सुना। एक कह रही थी, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड से बल्ब ठीक करवाया, तुम उसे चुराना चाहती हो। मयूरी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो उस महिला के पास गई और उससे कहा, सिस्टर मोहिनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। एक नाटक करने के लिए मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगी। मोहिनी तुरंत मान गई। 1 घंटे बाद मयूरी घर पहुंची। उसने देखा कि घर पर चंचल बहुत परेशान थी। चंचल ने उसको बताकर कहा, मयूरी एक लड़की आई थी, उसने कहा कि वो सचिन की गर्लफ्रेंड है। उसने रोते हुए मुझसे कहा कि तुम और सचिन बहुत करीब हो। जिस क्लास में चिपकना, खाना पीना, लोग बातें बना रहे हैं, वो चाहती है कि तुम सचिन से दूर रहो। मयूरी समझ गई, ये सचिन की नई चाल थी। वो माँ और दादी के जरिए उस पर प्रेशर डालना चाह रहा था। उसने गहरी सांस ली और अब उसे और भी सावधानी बरतनी होगी। वहीं चंचल का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने हड़बड़ाकर कहा, ये उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी ऊपर के फ्लैट से पड़ोसी आंटी सीढ़ियों से उतर कर रुकी। उसने चंचल से कहा, अरे चंचल, ये क्या हो रहा है? तभी उसके पीछे खड़ी सगुन ने मौका देखकर जोर से रोने लगी। उसने रोकर चंचल की तरफ देखकर उस पड़ोसन से कहा, आंटी आप ही फैसला कीजिए। उनकी बेटी मयूरी का भाई मेरा लवर है। वह सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन मेरा लवर हमेशा मयूरी के बारे में सोचता रहता है। वो अब मयूरी के घर में ही रह रहा है। लोग बातें बना रहे हैं कि एक जवान लड़का और लड़की एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं। उनका रिश्ता इतना उलझा हुआ है, मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। जब उनके अपने परिवार होंगे तो उनके पत्नी क्या सोचेंगी? उसकी बात सुनकर पड़ोसी आंटी ने गंभीर होकर चंचल का हाथ पकड़कर कहा, चंचल, ये लड़की सही कह रही है। मयूरी की शादी हो चुकी है। अगर ये गपशप बाहर आई तो सिद्धार्थ और उसके परिवार की इज्जत का क्या होगा? जवान लड़के लड़कियों को दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये कहने के बाद वो वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद अपार्टमेंट के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। चंचल सोफे पर बैठी थी। उनका चेहरा चिंता से घिरा था। उसने मयूरी से कहा, मैं सचिन से बात करूंगी, उसे यहाँ से जाना होगा। मयूरी तुम क्या सोचती हो? मयूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दादी का हाथ थामा कर पूछा, दादी आपकी क्या राय है? दादी दुविधा में थी। दादी ने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि हालात ऐसे कैसे हो गए। मेहरा और गुप्ता परिवार हमेशा के लिए कितने साफ सुथरे रहे हैं। उनकी बात सुनकर मयूरी ने आंख भरी और नाटकीयता से कहा, बस शुक्र है कि सिद्धार्थ को अभी कुछ पता नहीं। अगर उन्हें पता चल गया तो। उसने जानबूझकर सिद्धार्थ का नाम लिया क्योंकि वो जानती थी कि यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसकी बात सुनते ही चंचल तुरंत बोल पड़ी, माँ, हमें सचिन को घर से बाहर भेजना होगा।
सिद्धार्थ अक्सर बाहर रहता है और अगर सचिन यहाँ रहा तो अफवाहें उड़ेंगी। सचिन की शादी में भी दिक्कत आ सकती है। उनकी दलीलें सुनकर दादी ने हार मानकर कहा, ठीक है, तुम सचिन को फोन करो और उसे प्यार से समझाओ। दादी की बात सुनकर मयूरी ने राहत की सांस ली। उसकी चाल कामयाब रही। उसने सचिन को घर से निकालने के लिए माँ और दादी को मना लिया था। खुश होकर उसने अपनी सहेली कंचन को फोन करके कहा, कंचन, चलो आज रात बाहर चलते हैं, ड्रिंक्स और कैरोके। कैरोके क्लब में पहुंचते ही मयूरी का फोन बजा। सचिन, उसे पता था ये कॉल आएगा। जैसे ही मयूरी ने फोन उठाया, उधर से सचिन की कड़वाहट से भरी आवाज आई, हेलो मयूरी, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? तुमने किसी लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने भेजा, हंगामा खड़ा किया, अब मुझे घर से निकाला जा रहा है। घर से निकाला जा रहा है, ये शब्द सुनकर मयूरी के दिल में एक टीस उठी। 18 साल का रिश्ता इस मोड़ पर आ गया था। लेकिन मयूरी ने दृढ़ता से कहा, सचिन भाई, अगर तुम अब भी मेरे भाई बने रहना चाहते हो तो प्लीज अमेरिका वापस चले जाओ। हमारे साथ रहने से तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। गुप्ता परिवार की उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। तभी आगे से सचिन ने व्यंग करके कहा, हाँ, अगर तुम सच में मेरे बारे में सोचती तो मुझे वापस भेजने की बात न करती। तुम्हारे इस ठंडेपन ने हमारे 20 साल बर्बाद कर दिए मयूरी। मयूरी ने आंखें बंद कर ली। बात बिगड़ रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं फोन रख सकती हूँ। उसने फोन काट दिया और साथ में ऑफ भी कर दिया। और इसके बाद उसने एक बार काउंटर से एक कॉकटेल उठाई और एक ही सांस में पी गई। तभी कंचन ने अपनी सीट लेकर पूछा, अरे इतनी तेजी से क्यों पी रही हो? आगे से मयूरी ने उससे पूछा, कंचन, सचिन को वापस आए कितने दिन हो गए हैं? तुम उससे मिली क्यों नहीं? कंचन ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, क्यों मिलूं? राहुल और सचिन दोनों ने मुझे निराश किया है। और मयूरी, तुमने उसे सचिन भाई कहना बंद कर दिया। वो छोटा राजकुमार जिसका दिल मैंने सोचा था कि पत्थर का है, पता चला कि वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने सिर झुका लिया। उसने गिल्टी महसूस करके कहा, मुझे हमेशा लगा कि वो मुझे बहन मानता है। उसकी बात सुनकर कंचन ने आंख भरकर कहा, वो 20 साल तक इंतजार करता रहा। ये सब्र का कमाल है मयूरी। क्या सिद्धार्थ को इस सब से जलन नहीं होती? आगे से मयूरी ने उदासी में कहा, होती है, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। कंचन ने मयूरी को छेड़कर आंख मारकर कहा, नाराज मर्द को मनाना सबसे आसान होता है। क्या ये भी अब मुझे ही तुम्हें सिखाना होगा? ये कहकर उसने अपनी ड्रिंक उठाई और मुस्कुराकर कहा, चीयर्स, आज रात सब भूल जाओ। तभी कंचन का फोन बजा। उसने बात की और फोन रख दिया। इसके बाद उसने मयूरी की तरफ देखकर कहा, मयूरी, आज रात मेरा एक ब्लाइंड डेट आ रहा है, बुरा मत मानना। आगे से मयूरी ने चौंक कर कहा, ब्लाइंड डेट? कंचन, तुम क्या कर रही हो? वो पूरी तरह से हैरान थी। कंचन ने कड़वाहट में मुस्कुराकर कहा, मेरे भाई अशोक ने मेरे सारे पैसे रोक लिए। अब मैं उसी के रहम पर हूं। उसने कहा कि मुझे शादी करनी होगी। यह लड़का दिल्ली का सबसे अमीर और हैंडसम कुंवारा है। तभी वो आदमी वरुण आ गया। वो वाकई आकर्षक और शिष्ट था, लेकिन कंचन की नजरों में उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने पास ही बैठे अपने भाई अशोक को देखा, जो एक और अमीर लड़की के साथ बैठा था। तभी उस आदमी ने कंचन को अपना इंट्रो देकर कहा, हेलो, आई एम वरुण। आगे से कंचन ने अशोक की तरफ इशारा करके कहा, देखो, मेरे भाई भी यहाँ हैं। वो मुझ पर नजर रख रहे हैं। ऐसे तानों और बातों के बीच वरुण और मयूरी ने भी अभिवादन किया। माहौल सामान्य था जब तक कंचन ने अपना बम नहीं फोड़ा। कंचन ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर वरुण, चूंकि हम ब्लाइंड डेट पर हैं, इसलिए मैं ईमानदार रहना चाहती हूँ। मेरे साथ कई लड़कों के साथ रिलेशन रहा और 18 साल की उम्र में एक बार अबॉर्शन भी हो चुका है। उसकी बात सुनकर वरुण का हाथ रुक गया। उसने चौंक कर कहा, क्या 18 साल की उम्र में? तभी कंचन ने अशोक की तरफ देखा, जिसकी मुट्ठियां भींच गई। उसने अशोक को आए ज्यादा चिढ़ाकर बोला, माफ करना, मैं झूठ बोल रही थी। मैं 18 साल की नहीं थी, तब मैं सिर्फ 15 साल की थी। उसकी बात सुनकर वरुण सन्न रह गया। तभी कंचन ने उसकी परवाह किए बिना मयूरी का हाथ खींचकर कहा, चलो मयूरी, डांस करते हैं। डांस फ्लोर पर कंचन ने आग लगा दी। उसने अपना कोट उतारा और टाइट लेदर पैंट और लाल टॉप में बेतहाशा नाचने लगी। वो एक पुरुष मॉडल के साथ चिपक कर नाच रही थी, जैसे दुनिया को चैलेंज कर रही हो। दूर खड़ा अशोक ये सब देख रहा था। उसकी शांत आंखों में तूफान था। उसने अपने पास खड़ी लड़की से कहा, उसे नाचने दो,
उसने 18 साल की उम्र में अपना सब कुछ खो दिया था। लेकिन जब कंचन ने उसे देखा तो वो रुक गई। वो अशोक के पास गई और नखरे से बोली, भैया मुझे दर्द हो रहा है। अशोक ने मॉडल को घूरा और कंचन को गोद में उठा लिया। उसने उसको उठाकर कहा, तुम नशे में हो, घर चलो। तभी कंचन ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, क्या आपको जलन हो रही है कि 15 साल की उम्र में वो आप नहीं थे? अशोक बिना कुछ बोले उसे ले गया। अब मयूरी डांस फ्लोर पर अकेली थी। उसने भी मस्ती में नाचना शुरू कर दिया। लोग उसे चीयर कर रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, मिसेज सिद्धार्थ, क्या आपके हस्बैंड को पता है? नशे में धुत मयूरी ने हंसकर कहा, सिद्धार्थ कौन? मर्दों को ज्यादा भाव दोगे तो वो सिर पर चढ़ जाएंगे। मैं अब उसे और इज्जत नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर भीड़ अचानक शांत हो गई। तभी एक लंबा साया मयूरी पर पड़ा और एक गहरी जानी पहचानी आवाज गूंजी, मयूरी, तुम किसे इज्जत नहीं देना चाहती? मयूरी की आंखों में धुंधलापन छा गया। उस इंसान को उसने तुरंत पहचान कर अपनी जीभ दांतों के नीचे दबाकर मन ही मन कहा, उफ, ये तो सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ को देखते ही उसका सारा नशा उतर गया। वो पल भर में उसकी बहादुरी भी गायब हो गई, भीगी बिल्ली की तरह बन गई। उसने हड़बड़ाकर कहा, सिद्धार्थ, वो मैं कुछ नहीं कहा। ये सब लोगों ने मुझे सिखाया है। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठाया और बाहर ले गया। गाड़ी में बैठाते ही उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ कर पूछा, तुम परेशान क्यों हो, मुझे बताओ। मयूरी ने अपना चेहरा उसके कोट में छिपा लिया। उसने उसको पूरी बात बताकर कहा, मैंने आज सचिन को उसके घर से निकलवा दिया। मैंने एक नाटक रचा, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आगे से सिद्धार्थ ने प्यार से उसके बाल सहला कर कहा, उसने जो किया उसके बाद ये जरूरी था। तुम खुद को क्यों कोस रही हो? मयूर ने रूंधे गले से कहा, सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि मैं बहुत चालाक हूं, लेकिन मैं बेवकूफ थी। सचिन 20 साल से मेरा भाई था और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उसके मन में क्या है। उसने हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश की और मैं उसे भाई मानती रही। तभी सिद्धार्थ ने उसे दिलासा देकर कहा, हम दूसरों को नहीं बदल सकते मयूरी। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम सिर्फ 20 साल की हो। मैं तुम्हारी गलतियां करने का तुम्हें हक है। सचिन ने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसकी बात सुनते ही मयूरी ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भावुकता होकर कहा, सिद्धार्थ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसे चूमा। वो जानता था कि मयूरी का दिल कितना कोमल है। उसने सचिन के खिलाफ जो भी कदम उठाए थे, उसके ड्रिंक में नशा मिलना, उसे एक्सपोज करना और सब कुछ मयूरी को इस दर्द से बचाने के लिए था। उसे ये सब जलाने की जरूरत भी नहीं थी। मयूरी उसकी बाहों में सुरक्षित महसूस कर रही थी। कृतिका और कविशा से लड़ने वाली वो फाइटर अब एक मासूम लड़की बन गई थी, जिसे बस प्यार और सुरक्षा की जरूरत थी। और सिद्धार्थ हमेशा उसके लिए वहां था। क्या लड़कियों को थोड़ा भोला और प्यारा नहीं होना चाहिए? सिद्धार्थ की वाइफ निश्चित रूप से भोली और प्यारी हो सकती थी, लेकिन उसे वो इसी रूप में पसंद थी। इसके लिए सिर्फ यही मायने रखता था कि वो उसे जैसा है वैसा उसी रूप में स्वीकार करे। वहीं मयूरी चुपचाप सिद्धार्थ की बाहों में लेटी हुई थी। उसका कोमल हाथ सिद्धार्थ की कमीज के कॉलर पर फिरा और वो मूर्खतापूर्ण मासूम हंसी हंसती। उसने हंसकर सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, मुझे दिलासा देने के लिए धन्यवाद। अब मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी और कल फिर उठ खड़ी हो जाऊंगी। मुझे पता है कि सचिन इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। मैंने पहले ही राहुल को हरा दिया है और सचिन को भी हरा दूंगी। ये कोई अलग नहीं होगा। सिद्धार्थ का दिल ऐसे दुख रहा था मानो मधुमक्खियों के झुंड ने उसे डंक मार दिया हो। उसकी अपनी पत्नी का यह नाजुकता और साहस देखकर उसने उसके माथे को चूमा और भारी आवाज में कहा, मयूरी, इस धरती पर हर कोई बदलाता है, लेकिन मैं कभी नहीं बदलूंगा। इसलिए मेरे यहाँ होने से डरो मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने सिर हिलाकर जवाब देकर कहा, ठीक है सिद्धार्थ, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तुम सबसे अलग हो। तुम मेरे हबी हो और तुम ही पूरी दुनिया हो। प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये कहकर उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया और उसने सिद्धार्थ की मजबूत ठुड्डी को चूम लिया। आगे से सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, नादान लड़की, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसके आकर्षक लाल होठों को चूम लिया और ऐसे ही प्यार मोहब्बत में वो रात निकल गई। अगली सुबह मयूरी जब उठी तो उसके सिर में हल्का भारीपन था। कल रात की शराब का असर अब भी बाकी था और यादें धुंधली थी।
उसे बस इतना याद था कि कैरो के बार से सिद्धार्थ ही उसे घर लाया था। उसने वचन दिया था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे डर था कि उसका अरबपति हस्बैंड उसकी आलोचना करेगा, लेकिन इसके विपरीत सिद्धार्थ का मूड बहुत अच्छा था। उसने साथ में नाश्ता किया और कॉलेज छोड़ने भी गया। जाते समय उसने मयूरी के सिर को किसी पालतू जानवर की तरह प्यार से सहलाया। मयूरी उसके प्रेम में अभिभूत होकर अपनी क्लासेज की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मयूरी क्लास में दाखिल हुई, उसने देखा कि उसके डेस्क के चारों तरफ भीड़ जमा है। वहां फॉरगेट मी नोट और फूलों का एक विशाल सा सुंदर गुलदस्ता रखा था। नीले और गुलाबी फूल ताजे थे। उस पर ओस की बूंदें भी चमक रही थी। तभी उसके क्लासमेट्स ने उसको छेड़ कर कहा, अरे मयूरी, तुम्हें ये फूल किसने दिए? सुबह सुबह फूल भेजना। ओह वाह, ये तो रोमांटिक है। फॉरगेट मी नॉट का मतलब है शाश्वत प्रेम और अनंत सुरक्षा। किसने भेजा है ये? मयूरी ने फूलों के साथ रखा कार्ड खोला, जैसे उसे शक था कि वो राहुल था। बिना एक पल गंवाए मयूरी ने वो कीमती गुलदस्ता उठाया और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। ये देखकर क्लास में सन्नाटा छा गया। तभी एक लड़की ने उससे कहा, अरे मयूरी, तुमने इन्हें क्यों फेंक दिया? क्या ये फूल यंग मास्टर सिद्धार्थ ने नहीं भेजे? वैसे सच बताओ, क्या यंग मास्टर सिद्धार्थ ने तुम्हें कभी फूल दिए हैं? लड़कियों के इस सवाल ने मेरी को अंदर तक चुभा दिया। शादी को इतना समय हो गया था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे कभी फूल नहीं दिए थे। उसने इस बात को संभाल कर कहा, वो बहुत बिजी रहते हैं। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो फूल उपहार में दे, और मुझे भी उनकी जरूरत नहीं है। तभी उस लड़के ने आगे कहा, मयूरी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रोमांस रिश्ते के लिए जरूरी है। अभी अगर ये हाल है तो बुढ़ापे में याद करने के लिए तुम्हारे पास क्या होगा? उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल थोड़ा बैठ गया। क्या वाकई उनके रिश्ते में रोमांस की कमी थी? लेकिन उसने भीड़ को हटाकर कहा, हमारे पास बहुत सारी यादें हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वो अभी सांस नहीं ले पाई थी कि एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। तभी लड़कियों की आवाज गूंजी, यंग मास्टर सचिन। सचिन उसके सामने खड़ा था, हाथ में एक चमकता हुआ डायमंड नेकलेस लिए। उसने वो नेकलेस मयूरी की तरफ बढ़ाकर कहा, मयूरी, ये मेरी तरफ से तोहफा है, पसंद आया ना? मयूरी ने गुस्से में मुस्कान के पीछे छिपाया और नेकलेस को वापस धकेल कर कहा, सचिन, इतना हंगामा मत करो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। सचिन के चेहरे पर दर्द छलक आया। उसने धीरे से कहा, मयूरी, तुम कल रात की बात से अभी भी नाराज हो? वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। वहां मौजूद लड़कियां सचिन का पक्ष लेने लगी। तभी सचिन ने मौके का फायदा उठाकर कहा, आओ आओ, मैं तुम्हें यह नेकलेस पहनाने में मदद करता हूं। यह कहकर वो अपने हाथ आगे बढ़ाने लगा, लेकिन आगे से मयूरी ने उसे झटका देकर कहा, सचिन, मुझे मत छुओ। तभी इसने अचानक दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, प्रोफेसर, आप यहाँ? मयूरी का इशारा देखते ही सबने दरवाजे की तरफ देखा। मयूरी मौका पाते ही पीछे के दरवाजे से भाग निकली। कॉलेज के बाद भी उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई। गेट पर राहुल और सचिन दोनों अपनी लग्जरी गाड़ियों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। मयूरी ने पीछे के गेट से निकलने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उसकी कमीज लोहे के गेट में फंसकर फट गई। गुस्से और अपमान से भरी मयूरी घर लौटी। उसने इन दिनों दोनों से निपटने का रास्ता निकालना ही था, वरना उसके और सिद्धार्थ की रेपुटेशन धूल में मिल जाएगी। घर पहुंचकर उसने खुद को सिद्धार्थ के लिए तैयार किया। उसने एक फूलों वाली ड्रेस पहनी जो उसकी सुडौल टांगों को उभार रही थी, और साथ में न्यूड कलर की स्टॉकिंग्स। वो जानती थी कि सिद्धार्थ को स्टॉकिंग्स पसंद हैं। जब सिद्धार्थ घर लौटा तो उत्साह से उसकी तरफ दौड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, सिद्धार्थ, तुम वापस आ गए। उसने उसका कोट उतारने में मदद की। तभी सिद्धार्थ की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। उसने मयूरी को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? घर में स्टॉकिंग्स पहनने की क्या जरूरत है? उसकी आवाज में सवाल था, लेकिन आंखों में तारीफ। मयूरी ने उसकी कमर में बाहें डालकर कहा, मैं तुमसे सिर्फ घर में ही मिल सकती हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए नहीं सजूंगी तो किसके लिए सजूंगी? तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी सुनते ही सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, मैं देखता हूँ। यह कहकर उसने दरवाजा खोला। बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। डिलीवरी बॉय ने एक बॉक्स थमाकर कहा, मिस मयूरी के लिए गुलाब है, प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा उतर गया। वो बॉक्स लेकर अंदर आया और उसे मयूरी की बाहों में फेंक दिया। उसने चिढ़कर कहा, किसी ने तुम्हें गुलाब भेजे हैं?
आगे से मयूरी ने जानबूझकर उत्साह दिखाकर कहा, वाओ गुलाब कितने खुशबूदार हैं। सिद्धार्थ की जलन साफ झलक रही थी। उसने थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुम्हें इतना खुश देखकर लगता है कि तुम्हें पता है कि ये किसने भेजे हैं। आगे से मयूरी ने मासूमियत से बड़ी बड़ी आंखें करके कहा, क्या क्या तुमने मुझे ये तोहफा नहीं दिया सिद्धार्थ। आगे से सिद्धार्थ चुप रहा। तभी मयूरी ने तुरंत चेहरे पर निराशा का भाव लाया और फूलों को वापस सिद्धार्थ को थमा कर कहा, अगर ये तुमने नहीं दिए तो मुझे नहीं चाहिए, इन्हें फेंक दो, मुझे किसी और के फूल नहीं चाहिए। उसकी वफादारी और भोलेपन ने सिद्धार्थ का गुस्सा पिघला दिया। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें गुलाब पसंद है। आगे से मयूरी ने धीरे से कहा, हाँ, और हर लड़के को पसंद होते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम बिजी हो, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ बिना कुछ कहे स्टडी रूम में चला गया। ये देख के मयूरी हैरान रह गई। उसने मन ही मन में सोचा कि क्या उसकी चाल बेकार हो गई। वहीं उधर स्टडी रूम में जाकर सिद्धार्थ ने अपने असिस्टेंट चेतन को फोन करके ऑर्डर दिया, चेतन, इस डिलीवरी का पता लगाओ। 2 मिनट बाद जवाब आया, सर, ये फूल आधे घंटे पहले खुद मयूरी मैडम ने ही ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। सिद्धार्थ फोन रखकर मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से कहा, ओह पागल लड़की। वो समझ गया कि मयूरी उसे इशारा कर रही थी कि उसे फूल चाहिए। उसका यह बचकाना नाटक उसे और भी प्यारा लगा। तभी उसको मयूरी स्टडी रूम के दरवाजे पर दिखाई दी। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, सिद्धार्थ, मैं फिल्म देखना चाहती हूँ। आगे से सिद्धार्थ ने नरमी से पूछा, सिनेमा हॉल में या घर पर। अच्छे मूड को देखकर मयूरी ने जोखिम नहीं लिया, घर पर, होम थिएटर में, लेकिन मुझे वो चलाना नहीं आता। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कुर्सी पर खड़े होकर कहा, ठीक है, साथ में कुछ पॉपकॉर्न और आइसक्रीम भी ले चलते हैं। होम थिएटर की कम रोशनी में दोनों सोफे पर बैठे थे। मयूरी ने जानबूझकर एक भूतिया फिल्म देखने का बहाना बनाया था ताकि वो डर कर सिद्धार्थ से चिपक सके, लेकिन गलती से उसने एक रोमांटिक मूवी लगा दी। शुरुआत में सब सामान्य था। मयूरी अपने हाथों से सिद्धार्थ को पॉपकॉर्न खिला रही थी, लेकिन जल्द ही स्क्रीन पर दृश्य अंतरंग होने लगे। फिल्म के पात्र एक भावुक मिलन के सीन में थे। आवाज और दृश्य कमरे के तापमान को बढ़ा रहे थे। ये देखकर मयूरी शर्म से लाल हो गई। वहीं सिद्धार्थ उसका मजाक बना रहा था। तभी मयूरी ने टॉपिक चेंज करने की कोशिश करके कहा, अभी मजाक मत उड़ाओ, फिल्म देखो। लेकिन सिद्धार्थ की निगाहें स्क्रीन पर नहीं बल्कि मयूरी पर थी। उसने मयूरी की तरफ देखा। उसकी नजर मयूरी की टांगों और उन स्टॉकिंग्स पर टिकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने खुद को बेनकाब कर दिया। मयूरी को एहसास हुआ कि उसकी ड्रेस ऊपर खिसक गई। स्टॉकिंग साफ दिख रही थी। वो हड़बड़ा कर उठी और उसने उसकी आंखों को ढकने की कोशिश करके कहा, सिद्धार्थ, तुम्हें देखने की इजाजत नहीं है। तभी सिद्धार्थ ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके कान के पास फुसफुसा कर कहा, मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूं। स्क्रीन पर दृश्य और भी बोल्ड हो गया, लेकिन अब उन दोनों का ध्यान वहां नहीं था। सिद्धार्थ ने झुककर उसके होठों को चूमा और उसमें एक पूरी तरह से आकर्षण था। जब सिद्धार्थ ने उसे छोड़ा तो मयूरी का चेहरा लाल था, सांसें तेज। उसने हफ्ते कर कहा, तुम फिल्म देखो ना। सिद्धार्थ हंसा, एक दुर्लभ और मुक्त हंसी। उसने पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा उठाया जो मयूरी ने छोड़ा था और उसे खा लिया। सिद्धार्थ ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, अब हम फिल्म देखेंगे। उसकी बाहें उसके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बना रही थी। उसने शरारत में उसे छेड़कर कहा, गंभीरता से, वरना। मयूरी चुपचाप उसके आलिंगन में सिमट गई। उसने आइसक्रीम का एक चम्मच सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाकर कहा, हबी, ये लो। आगे से सिद्धार्थ ने भौहें चढ़ाकर कहा, बचा हुआ खाना, लेकिन मुंह खोलकर खा भी लिया। उस अंधेरे कमरे में बाहर की दुनिया की सारी परेशानियां, राहुल, सचिन, गौशिप सब बेमानी हो गई थी। मयूरी जानती थी कि उसे अभी फूल नहीं मिले, लेकिन उसे जो मिला था वो किसी भी गुलदस्ते से कहीं ज्यादा कीमती था। उसका साथ, उसका प्रेम और ये सुकून भरा पल। फिल्म खत्म होने के बाद रात गहरी हो चुकी थी। जब सिद्धार्थ वॉशरूम से लौटा तो उसने देखा मयूरी बिस्तर पर लेटी हुई है। उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थी। सिद्धार्थ बिस्तर पर उसके बगल में लेट गया। उसकी नजर मयूरी के पैरों पर पड़ी। उसने अपने बड़े गर्म हाथों से उसकी पिंडलियों की मालिश करना शुरू कर दिया। उसका स्पर्श सदा हुआ और आरामदायक था। मयूरी ने सुकून भरी सिसकी ली। तभी सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा,
हनी, क्या हुआ? तुम्हारे पैर सूज गए हैं। क्या आज तुम बहुत ज्यादा दौड़ी थी? फिर झुककर उसके होठों को चूम लिया। मयूरी ने आंखें मूंद कर सिर हिलाकर कहा, कॉलेज में बहुत चलना पड़ा। सिद्धार्थ ने उसकी पतले जांघों को सहलाकर कहा, चूंकि तुम थक गई हो तो अब और मत दौड़ो। ये कहते हुए उसने कंबल उड़ा दिया और कुछ ही पलों में मयूरी की सांसें लयबद्ध हो गई। वो गहरी नींद में सो चुकी थी। इसके बाद सिद्धार्थ उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर मयूरी के उस कोट पर पड़ी जो उसने हुक पर टांगा था। उसने एक बड़ा छेद था, जैसे वो किसी चीज में फंसकर फट गया हो। सिद्धार्थ की आंखें सिकुड़ गई। उसने कोट में फंसे हुए इस हिस्से को छुआ और फिर गहरी नींद में सो रही अपनी वाइफ को देखा। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन उठाया, सिद्धार्थ ने ऑर्डर देकर कहा, हेलो चेतन, पता लगाओ कि आज कॉलेज में मयूरी के साथ क्या हुआ था। अगली सुबह कॉलेज में मयूरी क्लास की तरफ बढ़ रही थी कि उसे दो आवाजें सुनाई दी, मयूरी, मयूरी। इसी के साथ सचिन और राहुल दोनों एक साथ उसकी तरफ बढ़े। मयूरी ने अपनी आंखें घुमाई। वह इन दोनों से तंग आ चुकी थी और वह उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ गई। लेकिन सचिन ने उसकी दाहिनी कलाई पकड़ ली। सचिन ने उसको रोक कर कहा, मयूरी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले कि वो विरोध करती, राहुल ने उसकी कलाई पकड़कर सीधे कहा, मयूरी, मुझे भी तुमसे बात करनी है। मयूरी दोनों के बीच फंस गई थी। आसपास के स्टूडेंट रुककर तमाशा देखने लगे। उनमें से किसी ने एक्साइटेड होकर कहा, वाह, सीओ राहुल और यंग मास्टर सचिन मयूरी के लिए लड़ने वाले हैं। तभी मयूरी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सख्ती से उन दोनों को कहा, तुम दोनों मुझे छोड़ दो। तभी कॉलेज के डायरेक्टर दौड़कर वहां आए। उन्होंने मयूरी को बुलाकर कहा, मयूरी, जल्दी इधर आओ, कॉलेज में एक बहुत बड़ी हस्ती आई है, उनके स्वागत के लिए तुम्हें चलना होगा। बड़ी हस्ती? सचिन और राहुल ने उसे छोड़ दिया। मयूरी बिना एक पल गंवाए डायरेक्टर के पीछे दौड़ पड़ी। कॉलेज के मेन गेट पर प्रिंसिपल और बोर्ड की प्रॉब्लम पहले ही लाइन में खड़े थे। माहौल में तनाव और एक्साइटमेंट थी। तभी एक काली सेडान गेट पर रुकी। उसको देखते ही मयूरी की धड़कनें थम गई। जब उसने अगली सीट पर चेतन को देखा तो चेतन ने पिछला दरवाजा खोला। गाड़ी से सिद्धार्थ बाहर निकला। आज उसने फॉर्मल सूट नहीं पहना था। वो एक सफेद कमीज, बेज रंग के स्वेटर और लिनन के कोट में बहुत सौम्य और आकर्षक लग रहा था। उसकी उपस्थिति में वहां मौजूद हर लड़की के दिल की धड़कन बढ़ रहा थी। आगे से प्रिंसिपल ने झुककर अभिवादन करके कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। भीड़ की निगाहें सिद्धार्थ पर टिक गई थी, लेकिन सिद्धार्थ की निगाहें भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। उसने मयूरी को देखा और हाथ हिलाकर कहा, छोटी मयूरी, इधर आओ। ये देखकर सबकी सांसें थम गई। छोटी मयूरी, इतना अपनापन। मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और धीरे धीरे उसके पास गई। सिद्धार्थ ने अपनी पीठ के पीछे से एक गुलदस्ता निकाला और मुस्कुराकर मयूरी के सामने करके कहा, मयूरी, ये तुम्हारे लिए है। ये गुलाब नहीं थे, ये पर्पल कलर के बहुत खूबसूरत और दुर्लभ फूल थे। गहरा ड्वार्फ वाटर लिली। मयूरी ने सुना था कि ये फूल 7 में केवल 7 दिन खिलते हैं। संख्या 11 का अर्थ था जीवन भर का साथ। मयूरी ने कांपते हाथों से फूल लिए। कल रात वो फूलों के लिए रो रही थी और आज सिद्धार्थ ने सबके सामने उसे दुनिया के सबसे नायाब फूल दिए थे। तभी सिद्धार्थ ने उसकी चुप्पी देखकर पूछा, क्या बात है, पसंद नहीं आए? आगे से मयूरी ने जल्दी में कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है। ये कहकर उसने फूलों को अपने सीने से लगा लिया। वहां मौजूद प्रिंसिपल ने आश्चर्य से कहा, ड्वार्फ वाटर लिली, यंग मास्टर सिद्धार्थ सचमुच उदार हैं। इन्हें विदेश से मंगवाना आसान नहीं है। सिद्धार्थ ने मयूरी को गहरी नजर से देखा। वो जानती थी कि ये सिर्फ फूल नहीं बल्कि उसका साइलेंट लव शो था। तभी प्रिंसिपल ने सिद्धार्थ के पास आकर कहा, चलिए यंग मास्टर सिद्धार्थ, मैं आपको कैंपस का दौरा करवाता हूँ। सिद्धार्थ मयूरी के साथ चलने लगा। तभी उसकी नजर पास खड़े राहुल और सचिन पर पड़ी। उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अरे क्या ये सीओ राहुल और यंग मास्टर सचिन नहीं है? प्रिंसिपल साहब, क्या कॉलेज में आउटसाइडर्स अलाउड हैं? क्या ये स्टूडेंट की सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं? सिद्धार्थ की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। उसकी यह बात सुनकर राहुल और सचिन के चेहरे सख्त हो गए। तभी सचिन ने तंज कसकर कहा, हम यहाँ ऑफिशियल काम के आए हैं, लेकिन यंग मास्टर सिद्धार्थ, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें कॉलेज के इंस्पेक्शन में कब से इंटरेस्ट हो गया? प्रिंसिपल भी तुरंत बीच में बोलकर बोला,
यंग मास्टर सिद्धार्थ ने कॉलेज को 2000 हेक्टेयर जमीन दान की है। वो हमारे सबसे बड़े डोनर हैं। ये सुनते ही स्टूडेंट्स में खलबली मच गई। मयूरी भी हैरान थी। वो सिर्फ उसे बचाने नहीं आया था, ये पूरी तैयारी के साथ आया था। दोपहर का खाना एक पर्सनल कमरे में हुआ। मेज पर तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। सिद्धार्थ, मयूरी, प्रिंसिपल, राहुल और सचिन साथ में बैठे थे। सिद्धार्थ ने अपनी वाइन का घूंट भरा, राहुल की तरफ देखकर कहा, सीओ राहुल, अगर आप सच में किसी का भला चाहते हैं तो कभी कभी दूर रहना ही बेहतर होता है। टूटे हुए रिश्ते जोड़े नहीं जा सकते। जबरदस्ती करने से हम सिर्फ अजनबी बनते हैं। उसकी बात सुनते ही राहुल का हाथ वाइन ग्लास पर जम गया। सिद्धार्थ के शब्द तीखे और सीधे थे। राहुल ने चुपचाप अपना ड्रिंक पी लिया। उसने हार मान ली थी। लेकिन सचिन अभी भी आक्रामक था। उसने अपना वार करके कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, मैं मयूरी के लिए यहाँ आया हूँ। मैं जिम इंस्ट्रक्शन बना चाहगी उसे पा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे दिक्कत नहीं होगी। सिद्धार्थ ने शांति से कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद किसी और को होगी। तभी सचिन का फोन बजा। उसने देखा उसके पापा विश्वनाथ गुप्ता का फोन था। सचिन बाहर गया। कुछ मिनट बाद उसके चेहरे की हवाइयां लुट गईं। वो सिद्धार्थ को घूर कर बोला, मेरे पापा ने तुरंत मुझे अमेरिका वापस जाने को कहा। क्या ये आपका किया धरा है? उसकी बात सुनकर मयूरी चौंक गई। तभी सिद्धार्थ ने लापरवाही से कहा, कुछ दिन पहले मेरी मिस्टर विश्वनाथ से बात हुई थी। वो जानते हैं कि मयूरी मेरी वाइफ है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका विवाह योग्य समय हो गया है, तो आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अमेरिका में उन्होंने आपके लिए कई रिश्ते देखे हैं। सचिन की मुट्ठियां भींच गई। सिद्धार्थ ने न सिर्फ उसे हराया था, बल्कि उसे देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वो भी अपना हाथ उठाए बिना। यह सिद्धार्थ का तरीका था, शांत लेकिन क्रूर। प्रिंसिपल को तनाव का अंदाजा नहीं था। उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलिए टोस्ट करते हैं। सिद्धार्थ ने अपना ग्लास उठाया और एक ही बार में पी गया। तभी मयूर ने चिंतित होकर कमीज खींच कर कहा, इतना मत पियो। आगे से सिद्धार्थ उसके कान के पास झुक कर बोला, चिंता मत करो, तुम्हारा हस्बैंड 1000 ग्लास पीकर भी नहीं फेंकेगा। खाने के बाद वो लिफ्ट में थे। जगह तंग थी और मयूरी दीवार से सटकर सिद्धार्थ के बगल में खड़ी थी। प्रिंसिपल कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मयूरी का ध्यान सिर्फ सिद्धार्थ पर था। उसने देखा कि कोई देख नहीं रहा, तो उसने धीरे से अपनी छोटी उंगलियां बढ़ाई और सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अपनी मजबूत उंगलियों से उसकी उंगलियों में फंसा दिया। उसकी लंबी आस्तीन ने उसके जुड़े हुए हाथों को छिपा लिया। पब्लिकली वो एक गंभीर, प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसने अभी अभी अपने ओपोनेंट को धूल चटा दी थी, लेकिन एकांत में वो सिर्फ उसका था। उसका हाथ नर्म और सुरक्षित था। मयूरी ने उसकी आंखों में देखा, जहां तक कोई ठंडक नहीं थी, सिर्फ उसके लिए अथाह प्रेम था। उसने दिल ही दिल में मुस्कुराकर नजरें झुका ली। वो जानती थी कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, ये आदमी हमेशा उसे ढूंढ लेगा और उसकी रक्षा करेगा। उसी क्षण प्रोफेसर ने उत्साहपूर्वक कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, मैंने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में सुना है कि आप एक अमेजिंग स्कॉलर हैं। आपने मात्र 10 वर्ष की उम्र में अपनी कंपनी गुलेरिया किंग की शुरुआत की थी। आज दोपहर हमारा इकोनॉमिक्स का एक सेशन है। क्या आपके पास इन स्टूडेंट का मार्गदर्शन करने और उन्हें लेक्चर देने का समय है? लेक्चर के बारे में सुनते ही मयूरी ने अपनी पलकें झपकाई। सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी, एक गर्व और प्रशंसा का भाव जो सिद्धार्थ से छिप न सका। अपनी वाइफ की एक्साइटमेंट देख सिद्धार्थ के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं आपका इनविटेशन ग्लैडली एक्सेप्ट करता हूं। दोपहर में लेक्चर हॉल खचाखच भर गया था। जो स्टूडेंट देर से आए वो खिड़कियों से सटकर अंदर झांक रहे थे। हर कोई उस ग्रेट यंग बिजनेसमैन को सुनना चाहता था। कंचन मयूरी के बगल में बैठी थी। उसने मयूरी को कोहनी मारकर छेड़कर कहा, मयूरी, उसे ऐसे देखना बंद कर। मंच पर खड़ा वो शानदार प्रोफेसर तुम्हारा ही है, कोई उसे छीन नहीं सकता। अगर तुम उसे और ललचाई नजरों से देखोगी तो वो यहाँ बाढ़ आ जाएगी। मयूरी शर्म से लाल हो गई थी और उसने घबरा कर कहा, मैंने कब उसे देखा? लेकिन सच तो यह था कि वो अपनी नजरें ही हटा नहीं पा रही थी। मंच पर सिद्धार्थ ने अपना कोट उतार दिया। बेज रंग की कमीज और काली पैंट में बड़ा आकर्षक लग रहा था। आस्तीनें ऊपर मुड़ गई थी, जिससे उनकी मजबूत कलाई और महंगी घड़ी दिखाई दे रही थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज किसी जादू की तरह पूरे हॉल में गूंज उठी। लड़कियां मंत्रमुग्ध थी, लड़के उसके नॉलेज से इंप्रेस थे।
तभी कंचन ने फिर से फुसफुसा कर कहा, मयूरी, तुम्हें तो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर अब किसे बेवकूफ बना रही हो? तुम्हारे चेहरे पर लिखा कि तुम अभी जाकर उन पर झपटना चाहती हो। मयूरी ने डांट कर कहा, कंचन चुप करो। लेकिन उसका चेहरा तमतमा रहा था। तभी सिद्धार्थ ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा और एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखा। उसने स्टूडेंट्स की तरफ पलट कर कहा, क्या कोई इसका हल जानता है? मैं एक रोल नंबर पुकारूंगा, जिसका भी नाम आए वो खड़ा हो जाए। उसकी बात सुनकर पूरी कक्षा ने सांस रोक ली। तभी सिद्धार्थ ने ऊंची आवाज में कहा, रोल नंबर 28। और ये सुनते ही मयूरी का दिल धक से रह गया। यह उसका नंबर था। पूरी क्लास उसकी ओर मुड़ गई। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, मयूरी, प्रोफेसर सिद्धार्थ तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। सिद्धार्थ की निगाहें सीधे उस पर पड़ी। उसने देखा कि वो कंचन के साथ बातों में बिजी थी। मयूरी धीरे से खड़ी हुई, उसका दिमाग खाली था। उसने सवाल सुना ही नहीं था। वो सिद्धार्थ को घूरने लगी। उसकी आंखों में शिकायत थी और उसे आंखों ही आंखों में कह रही थी कि तुमने जानबूझकर मुझे सिलेक्ट किया है ना। तभी कंचन ने धीरे से कहा, मयूरी, प्रोफेसर जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मयूरी ने अपने होंठ काटे। वो जवाब नहीं जानती थी। वहीं सिद्धार्थ ने उसको शर्मिंदा चेहरे को देखा और उसे बचाने का फैसला किया, लेकिन अपने तरीके से। उसने मयूरी को तरफ देखकर कहा, ठीक है, लगता है तुम्हें जवाब नहीं पता, तो सजा के तौर पर आगे आओ और ब्लैक बोर्ड साफ करो। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास में शोर मच गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, प्रोफेसर, ये तो नाइंसाफी है, आप अपनी ही वाइफ को इतनी आसान सजा दे रहे हैं। आगे से सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नियम सबके लिए समान है, मयूरी आगे आओ। मयूरी लाल चेहरे के साथ मंच पर गई। सिद्धार्थ ने उसे डसर थमाया। वो मुड़ी और बोर्ड पहुंचने लगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। सिद्धार्थ ने बहुत ऊंचाई पर लिखा था और मयूरी की लंबाई वहां तक नहीं पहुंच रही थी। वो पंजों के बल खड़ी होकर कूदने की कोशिश कर रही थी, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तभी पीछे से कंचन ने चिल्ला कर कहा, प्रोफेसर, मयूरी वहां तक नहीं पहुंच पा रही, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? वैसे भी मयूरी को सारे जवाब पता है, बस वो आपसे रात में पूछना चाहती है। उसकी बात सुनकर क्लास ठहाकों से गूंज उठी। मयूरी शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहती थी। तभी एक स्ट्रॉन्ग शरीर उसके पीछे आ गया। सिद्धार्थ ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसका एक हाथ मयूरी की कमर पर था और दूसरे हाथ से मयूरी का वो हाथ पकड़ लिया जिसमें डस्टर था। उसने आसानी से उसे ऊपर उठाया और बोर्ड साफ करने लगा। मयूरी की पीठ उसकी छाती से सटी हुई थी। वो उसकी धड़कन और उसकी विशेष खुशबू महसूस कर सकती थी। तभी सिद्धार्थ ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, बगल में देखो। जैसे मयूरी ने सिर घुमाया, सिद्धार्थ का हाथ चला और चाल की धूल उसके चेहरे पर गिरने के बजाय नीचे गिर गई। लेकिन अचानक हुई हरकत से मयूरी का संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि वो गिरती, सिद्धार्थ ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और चिंता भरे स्वर में कहा, क्या हुआ, संभल कर। पूरा हॉल सीटियों बजाने लगा। किसी ने उनको छेड़कर चिल्लाकर कहा, प्रोफेसर, बस भी करो, हम समझ गए कि आप दोनों कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही मस्ती में वो दिन बीत गया। शाम को विला लौटने पर मयूरी ने एक प्लान बनाया। उसने कमलेश आंटी को छुट्टी दे दी और खुद खाना बनाने का फैसला किया। फिर वो कमरे में गई। वो कपड़े निकाले और कंचन को दिए, जो एक स्कूल यूनिफॉर्म थी। जब सिद्धार्थ अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था, तब मयूरी वहां पहुंची। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से सिद्धार्थ ने कहा, आ जाओ। जैसे ही सिद्धार्थ ने ऊपर देखा, वो जम गया। मयूरी बेज रंग की कमीज और नीली तितली वाली रिबन और लाल चेकदार स्कर्ट में खड़ी थी। वो बिल्कुल एक मासूम स्टूडेंट लग रही थी। मयूरी ने शर्मा कर कहा, प्रोफेसर सिद्धार्थ, मैं अपना असाइनमेंट पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ सवाल कठिन हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? सिद्धार्थ की आंखें गहरी हो गई। वो खेल समझ गया था। उसने अपना कुर्सी पीछे खींचकर कहा, इधर आओ, दिखाओ क्या नहीं आता। मयूरी उसके पास गई। सिद्धार्थ ने सख्त लहजे में कहा, पहले खुद कोशिश करो, अगर नहीं आया तभी मैं मदद करूंगा। मयूरी ने पेन उठाया, लेकिन उसका ध्यान सवालों पर कम और पास बैठे सिद्धार्थ पर ज्यादा था। जब वो अटक गई, तो उसने दयनीय चेहरा बनाकर कहा, सिद्धार्थ, अगर मैंने पूरा नहीं किया तो माँ मुझे सोने नहीं देगी, प्लीज मदद करो ना। सिद्धार्थ ने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाकर कहा, अगर मैं मदद करूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मयूरी ने झुककर उसके होठों को चूम कर कहा, क्या ये काफी है? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो सिर्फ एक सवाल के लिए काफी है।
अगले कुछ पल सवालों और किस के बीच बातचीत बन गई। अंत में मयूरी ने हार मानकर कहा, चलो अब खाना बनाते हैं, मुझे भूख लगी है। किचन में मयूरी खाना बना रही थी। सिद्धार्थ ने उसे पीछे से गले लगा रखा था। उसने प्यार से उसे पूछा, आज क्या बन रहा है? तभी मयूरी ने टमाटर का टुकड़ा खिलाकर कहा, तवा पुलाव तुम्हारे लिए ज्यादा है, ताकि तुम थोड़े मोटे हो जाओ। तभी सिद्धार्थ ने उसकी कमर भींच कर कहा, मैं मोटा हो गया तो तुम्हें ही भारी पड़ूंगा। हंसी मजाक के बीच मयूरी ने अचानक पूछा, सिद्धार्थ, उन फूलों का मतलब क्या था जो तुमने मुझे दिए? ड्वार्फ वाटर लिली। सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन पर एक हल्का सा किस किया और उसे गंभीर होते हुए कहा, गोल्डन पराकोश में लिपटी पर्पल पंखुड़ियां, इसका अर्थ है मेरे दिल का सबसे कोमल हिस्सा तुम्हें शांति और सुरक्षा देगा। ये मेरे शाश्वत प्रेम का प्रतीक है, एक ऐसा प्रेम जो लाइफ टाइम कायम रहता है। मयूरी का दिल पिघल गया। वो जानती थी कि आदमी बोलता कम है लेकिन महसूस बहुत गहरा करता है। अगले सुबह 5 बजे मयूरी की आंख खुली। वो स्टडी रूम में सोफे पर सिद्धार्थ की बाहों में लिपटी हुई थी। रात को वो वहीं सो गए थे। सिद्धार्थ पहले उठ चुका था, वॉशरूम में था। मयूरी ने देखा कि जमीन पर उसका यूनिफॉर्म और एग्जाम पेपर पड़ा है, जिसे रात में जुनून में उसने बुरी तरह मरोड़ दिया था, और वो कागज उठाया। उस पर सिद्धार्थ की ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में सारे जवाब लिखे थे। मयूरी ने उसे मुस्कुराकर अपनी छाती से लगा लिया। वो वॉशरूम गई, जहां सिद्धार्थ शेविंग की तैयारी कर रहा था। तभी सिद्धार्थ ने आईने में उसे देखकर कहा, जा गई, आओ मेरी मदद करो। मयूरी तुरंत तैयार हो गई। मयूरी ने पहली बार किसी पुरुष की शेविंग कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ ने धैर्यपूर्वक उसका हाथ पकड़कर उसे निर्देशित किया। रेजर का ब्लेड उसकी त्वचा पर सरक रहा था। यह एक बहुत पर्सनल और भरोसेमंद पल था। सिद्धार्थ ने अचानक कहा, मयूरी, आज मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं, कल वापस आऊंगा। तभी मयूरी का हाथ रुक गया। उसने धीरे से कहा, अगर सचिन वापस सिंगापुर नहीं गया तो? सिद्धार्थ की आंखों में ठंडक आ गई। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर वो नहीं गया तो वो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और यही हम चाहते हैं। मयूरी ने रेजर नीचे रखा और सिद्धार्थ के कान के पास झुक गई। उसने एक प्लान फुसफुसा कर कहा, अगर वो जाल बिछाएगा तो हम उसे उसी के जाल में फंसाएंगे। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसकी वाइफ अब इतनी भोली नहीं थी। वो रानी बनने के लिए बिल्कुल तैयार थी। सुबह की गोल्डन रोशनी कमरे में बिखर रही थी। सिद्धार्थ की गहरी काली आंखों में एक तेज चमक थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मयूरी की पतली बांह थाम ली और कलाई पर एक हल्का चुंबन देकर कहा, मेरी जान कितनी समझदार है। आगे से मयूरी ने बनावटी गुस्से में उसे धक्का देकर कहा, ठीक से बैठो, हिलो मत, मेरे हाथ में रेजर है। उसे ने चेतावनी दी, लेकिन उसकी आवाज में प्रेम था। उसने आगे कहा, अपने चेहरे के झाग से मेरा चेहरा मत बिगाड़ो। वो सामने की झुकी हुई थी। उसके काले रेशम बाल सिद्धार्थ की छाती पर बिखर रहे थे। यह दृश्य इतना आकर्षक था कि सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। सिद्धार्थ ने अचानक गंभीर होकर पूछा, मयूरी, अगर मैं सचमुच सचिन से मुकाबला करूं तो क्या तुम नाराज हो जाओगी? मयूरी का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी निगाह ऊपर उठाई, जो रात के तारों की तरह चमक रही थी। उसने सिद्धार्थ की बात का जवाब देकर कहा, अगर वो अपनी साजिशों से बाज नहीं आता तो हमें प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना होगा। अब हमारे बीच यही समझौता है, बस। उसकी आवाज धीमी हो गई। सिद्धार्थ, प्लीज जितना हो सके नुकसान कम करने की कोशिश करना। वो कभी मेरे लिए भाई जैसा था। सिद्धार्थ ने उसे गले लगाकर कहा, ठीक है। उस दिन के बाद घटनाएं तेजी से बदली। मयूरी कॉलेज गई, लेकिन वहां एक अजीब सन्नाटा था। उसे खबर मिली कि उसके दोस्त सगुन कई दिनों से गायब और बार में देखी गई है। चिंतित मयूरी तुरंत बार पहुंची। वहां सगुन नशे में धुत मिली। मयूरी उसे लेकर उसके अपार्टमेंट गई। जैसे वो अंदर गए, मयूरी को हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, क्लोरोफॉर्म या कोई नशीली गैस। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है। धुंधली नजरों से उसने सिद्धार्थ का चेहरा देखा। मयूरी, सिद्धार्थ की आवाज चिंतित थी। मयूरी हड़बड़ाकर उठी। वहां राहुल में मौजूद था। राहुल ने तुरंत सफाई दी कि उसने मयूरी का पीछा किया था, क्योंकि उसे चिंता थी। मयूरी ने माथा पकड़कर कहा, मुझे लगा था कि यह सचिन की चाल होगी, लेकिन वो नहीं आया। दरअसल यह मयूरी और सिद्धार्थ का एक जवाबी जाल था। वो जानते थे कि सचिन आज हमला करेगा, इसलिए वो बिल्कुल तैयार थे। लेकिन सचिन
खुद नहीं आया था। तभी मयूरी ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरा सिर भारी हो रहा है। सिद्धार्थ बाहर पहरा दे रहा था, लेकिन जब काफी देर तक मयूरी बाहर नहीं आई तो कोई जवाब नहीं मिला। तो सिद्धार्थ ने दरवाजा तोड़ दिया। वॉशरूम खाली था, खिड़की खुली थी और मयूरी गायब थी। अब कहाँ चली गई मयूरी? क्या हो गया है मयूरी को? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।